अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गोया और मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में गुज़िश्ता 2 दिनों से तो हम बात करते आए बजट की और यकीनन तमाम तर नज़रें भी मरकूज़ थी कि इस गवर्नमेंट ने बजट पेश करना है। फिर उस बजट के हवाले से एनालिसिस होते रहे कि कितना अवाम दोस्त है या कितना IMF की डिक्टेशन पे बनाया गया बजट है। मुख्तलिफ राय इस सारे मामले पर हैं, लेकिन मिफ्ता इस्माइल साहब का बड़े वाज़े तौर पर यह कहना है कि हमने चीज़ों की कीमतें बढ़ाई, IMF अब भी खुश नहीं है और ये इंदिया भी दे रहे हैं कि चीज़ों की कीमतें मज़ीद बढ़नी है। तो एक तरफ तो यकीनन बजट का मामला कुछ दिन चलेगा, लेकिन उसके साथ साथ अब सवाल यह है कि बाकी मामलात जो बड़ी हद तक रुक गए थे उन्होंने आगे किस तरह से बढ़ना है। इमरान खान साहब के बयानात तो मुसलसल आ रहे हैं, लेकिन उनके पास क्या स्ट्रैटेजी होगी। वो अब भी इस उम्मीद का इज़हार कर रहे हैं कि 1-1.5 महीने में ये हुकूमत चली जाएगी। अब बजट इन्होंने दे दिया, जबकि हुकूमत का ये मानना है और वो कन्विंस्ड हैं कि उन्होंने अब अपनी मुद्दत पूरी करनी है, यानी कि उन्होंने एक और बजट देना और उसके बाद इलेक्शंस का वक्त आना है अगले साल में कहीं जाकर। फिर पंजाब के हवाले से बहुत सारे सवालात हैं। आज वहाँ पर काबीना में तोसी के हवाले से हल्फबर्दारी होनी थी, लेकिन वो लास्ट मोमेंट पर उसको फिर से मुलतवी कर दिया गया। पीपल्स पार्टी और PMLN के दरमियान बहुत सारे मामलात जो हैं वो सेटल नहीं अब तक हो पा रहे। तो ये तमाम तर चीज़ें हैं जो इस वक्त चल रही हैं। पंजाब को सेटल करना है आया, फिर उसके बाद ये तमाम मामलात आगे चलेंगे नहीं चलेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान साहब की क्या स्ट्रैटेजी होगी, क्या मज़ीद प्रेशर वो पुटअप कर सकते हैं। फिर हमने देखा था एक और बड़ी खबर जो कुछ रिटायर्ड फ़ौजी अफसरान प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और चीज़ें करने के लिए सामने आए थे, उनके हवाले से इदारे ने एक बड़ा फ़ैसला लिया है। तो इमरान खान साहब के पास अब ऑप्शंस कम हैं और आगे वक्त भी कम है, क्योंकि जो डेडलाइन वो देते थे और जिस मुताबिक वो इलेक्शंस चाहते हैं उस तरह से इलेक्शंस होंगे या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। मैं चाहूँगा इस सारी की सारी जो ऑनगोइंग ये सूरत हाल है, स्टार्टिंग फ्रॉम बजट और फिर इस हुकूमत का अपने मुख्तलिफ जो जमातों पर मुश्तमिल हुकूमत है, इसका चलना और इसके साथ साथ इमरान खान साहब की स्ट्रैटेजी अब क्या होनी चाहिए, इस सारे मामले पर आज के प्रोग्राम में हम तफसील से बात करें। गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ कराता चलूँ। प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं ताहिर मलिक साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और मुबशिर बुखारी साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार। दोनों रिस्पेक्टेबल गेस्ट को वेलकम कहूँगा। ताहिर मलिक साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हुए कैसे देखते हैं सर इस वक्त? एक तो बजट आ गया, अब इस पर तनकीद है, इसको अवाम दुश्मन बजट करार दे दिया इमरान खान साहब ने, ये सारी चीज़ें हैं। मिफ्ता इस्माइल साहब कह रहे हैं अभी कीमतें मज़ीद बढ़ानी हैं, उनके इत्तेहादी जमातें भी इस बजट को अच्छा करार दे रही है। एक मिला जुला सा रद्द-ए-अमल है, आपकी क्या राय है इस पर? मेरी राय है कि अंडर दी सर्कमस्टांसेस जिस तरह PTI ने पिछला बजट दिया था वो एक अच्छा बजट था, इस बजट में भी कुछ इकदामात मुस्बत हैं। और जो असल चैलेंज है कि पिछले चंद सालों से हम देख रहे हैं कि बजट के बाद फिर मिनी बजट आ जाते हैं, तो एक साल भी बजट चल नहीं पाता, उसके दरमियान रद्दो-बदल होती है लेवीज में, टैक्सेस में, और आवाम पे जो इवन बैंकों की शरह इंटरेस्ट रेट है और कौमी बचत की स्कीमें हैं वो भी हम पर उसकी जो शरह सूद है वो बरकरार नहीं रख पाते और नई ड्यूटीज लगने लगती हैं। तो अब जो बजट है उसके लिए लोग उसको इस तरह नहीं देखते कि ये पूरी साल के लिए, लेकिन इसमें 2-3 चीज़ें, एक तो सोलर पैनल जो है उनको इनकरेज किया गया है कि उसके ऊपर ड्यूटी कम की गई है, और जो उमरा तबके है उस पर टैक्सों की शरह बढ़ाई गई है। हायर एजुकेशन कमीशन का बजट बढ़ाया गया है, और इसी तरह से हम ये देखते हैं कि जो पेंशनर्स हैं और सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाह 15% तक बढ़ाई गई है। और इसी तरह जो रेवेन्यू का टारगेट सेट किया गया है वो भी हर बजट जब आता है तो हर हुकूमत उसको बड़ा एम्बिशियस टारगेट सेट करती है, लेकिन देखना ये होता है कि वो जो महसूलात हैं, रेवेन्यूज हैं, टैक्स कलेक्शन है, क्या उसमें शॉर्टफॉल तो नहीं। हम देख रहे हैं कि पिछली हुकूमतों में भी शॉर्टफॉल रहा, लेकिन एक चीज़ जो प्लस पॉइंट थी इमरान खान साहब की हुकूमत में कि उन्होंने रिकॉर्ड टैक्सेस इकट्ठे किए। तो इस गवर्नमेंट के आगे भी चैलेंज है कि उसको बरकरार रखे, आगे करे। और जो एक और बहुत बड़ा सेक्टर है रियल एस्टेट का, जो हमारी स्पेकुलेटिव इकॉनमी का बायस है, और लोग वो सारे जो अपनी इन्वेस्टमेंट है सरमायाकारी बजाय वो स्टार्टअप्स में करें, वो प्रोडक्शन में करें, मैन्युफैक्चरिंग में करें, सर्विसेज सेक्टर में करें, वो रियल एस्टेट सेक्टर में और हाउसिंग सोसाइटियों में करें, उसको टैक्स नेट में ला के बहुत अच्छा किया गया है। एक प्लाट और एक मकान के बाद जब आप इस बिजनेस में होंगे तो आप पे इजाफी शरह से टैक्स होगी, तो इस तरह हौसला शिकनी हो गई।
तो ये कुछ अच्छे इकदाम हैं। बाकी हमारा इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि जो मईशत का हजम है उसमें जो हम टैक्सेस कर्जे लेते हैं बाहर से, तो उन कर्जों की जो किस्तें अदा करनी होती हैं उसके बाद बजट में पैसे नहीं बचते और फिर हमारा दिफा का एक बड़ा हिस्सा दिफा पे खर्च होता है। जाहिर है पाकिस्तान का जोग्राफियाई मैलो वकू ऐसा है कि हमें उसमें मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस रखनी पड़ती है। फिर साइज ऑफ गवर्नमेंट हमारा बहुत बड़ा है। फिर ऐसे इदारे हैं जिनका खसारा जो है वो खरबों को है, वो स्टील मिल हो, वो PIA हो, वो रेलवे हो। ये एक एक्ट किया गया कि इनको प्राइवेटाइज किया जाएगा, हर गवर्नमेंट कहती है। तो देखना है कि इस बेंच मार्क तक भी ये पहुंच पाते या नहीं। तो और फिर उसके बाद ये है कि सबसे जो सफर करता है, जो चीज मेरे लिए तशवीशनाक है कि PSDP किसी भी बजट में, दुनिया के किसी भी तरक्की पजीर मुल्क के बजट में जो अवाम के तरक्याती मंसूबे, उनका बजट श्रिंक हो रहा है। हमने पिछले कई बजट से देखा है और वो इतनी 22 करोड़ के मुल्क में इतना वो श्रिंक हो गया है कि लोग जो तब्दीलियाँ चाहते हैं, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर चाहते हैं, हेल्थ चाहते हैं, एजुकेशन चाहते हैं, सोशल सेफ्टी नेट्स चाहते हैं, उसके लिए पैसे बड़े कम रह जाते हैं। सही। तो यानी कि पॉजिटिव चीज़ें भी डेफिनेटली हैं, आपने उन पर रोशनी डाल दी। मुबश्शिर बुखारी साहब, आप कैसे देख रहे हैं सर? ये डू यू थिंक कि ये एक बड़ा अपहिल टास्क था इस गवर्नमेंट के लिए, इतने कम दिन में आके हुकूमत संभालना और फिर बजट पेश करना? उस हवाले से जॉब वेल डन आप कहेंगे? जी यकीनन, जो हमारी इकॉनमी जिस तरीके से सफोकेट हुई है और रहेगी, ऐसी सूरत हाल में इस तरह का बजट देना, मेरा ख्याल है चलिए क्रेडिट दे दीजिए। क्योंकि देखिए हमने तो यही देखा है पिछले 40 सालों में कि कोई भी बजट आ जाए और उस पर जो है वो नेगेटिव प्लस माइनस प्लस दोनों ही चल रहे होते हैं व्यूज़। उसमें मुखालफिन को कुछ नज़र नहीं आता, जबकि प्रो लोगों को वो अच्छा ही अच्छा नज़र आता है। तो कमोबेश इसी तरह के ही बजट आते रहते हैं। इसमें चूँकि मैंने जैसे पहले कहा कि एक सफोकेटेड इकॉनमी है, तो ऐसी सूरत हाल में कुछ बेहतर रिलीफ के काम भी किए हैं, लेकिन साथ साथ महंगाई का इंदिया भी दे दिया, वो आपके सामने है। मसलन अभी जो टैक्स स्लैब को चेंज किया, उसमें 6 लाख से उसे बढ़ाकर 12 लाख कर दिया, यानी 12 लाख रुपए वाले कमाने वाले को जो साल में कमाता है उस पर टैक्स नहीं है। एक अच्छा कदम है, क्योंकि अवाम ऑलरेडी पिस रहे थे, चलें थोड़ा सा इस मद में रिलीफ हुआ। फिर रिटेलर्स के लिए जिसके ऊपर भी कन्फ्लिक्टिंग व्यूज़ हैं, रिटेलर्स के ऊपर जो फिक्स्ड टैक्स की प्रपोज़ल है उस पर कुछ लोग कहते हैं ये अच्छा है, कुछ कहते हैं बुरा है, रिटेलर्स को बुरी आदत पड़ जाएंगी, कुछ कहते हैं कि जी बेहतर है कम से कम वो रिटेलर्स जो नहीं देते टैक्स वो टैक्स देंगे। लेकिन मेरी नज़र में चलिए टैक्स कलेक्शन के लिए एक मैकेनिज़्म तो तैयार किया रिटेलर्स के लिए। इसी तरह ही जो हम अल्टरनेटिव एनर्जी की तरफ जा रहे हैं उस पर फिर एक और एतराज़ ये आता है कि शायद ये हुक्मरानों के किसी रिलेटिव ने ये सोलर सिस्टम का वो शुरू किया, व्हाटएवर। मतलब इस पे मैं तो ये ज़ाती तौर पे कहूँगा कि अगर वो रिलेटिव हो या कोई भी हो, उसमें जो भी हो, लेकिन इस वक्त ज़रूरत है पाकिस्तान को अल्टरनेटिव एनर्जी की, रीन्यूएबल एनर्जी की। तो उसके लिए ये अच्छा स्टेप है। लेकिन हम और अरसलान भाई, आप और ताहिर भाई इधर बैठे हैं, हमें भी अंदाज़ा था कि कितनी टफ सिचुएशन है। मतलब आप फाइनेंशियल कोलैप्स, डिफ़ॉल्ट या बैंकरप्सी के किनारे पे खड़े हैं। ऐसी सूरत हाल में ना सिर्फ संभालना, जो कि संभालने का मतलब ये कि आप मुल्क की अफेयर चला सकें, ये नहीं संभालने का मतलब कि आप बेतहाशा रिलीफ और वो सारा कुछ जो साबका हुक्मरान 100 दिनों में करने के लिए तैयार थे वो कर रहे हों। तो मेरा ख्याल है कि एक ऐसी सूरत हाल में ये बेहतरीन बजट यही हो सकता था। और कड़वे घूंट आपको फ्यूचर में पीने पड़ेंगे, महंगाई बढ़ेगी, और अगर हुकूमत की बहुत बड़ी सक्सेस होगी, अगर ये डॉलर रेट को यानी डेप्रिसिएशन ऑफ रुपी और एप्रिसिएशन ऑफ डॉलर को कंट्रोल कर लेती है और फिर कुछ प्रोडक्टिविटी की तरफ जाती है, यही अचीवमेंट हो सकती है। इससे ज़्यादा गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती। इससे ज़्यादा गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती। यकीनन मार्जिन बहुत कम है, वक्त बहुत कम है। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, एक ब्रेक की जाने बढ़ेंगे। ब्रेक से वापस आकर मज़ीद बात करते हैं, साथ रहिएगा।
वेलकम बैक। मलिक साहब ज़रा आते हैं इस मामले पर कि एक तो काबीना में तोसी, पंजाब में यहाँ पे एडवाइज़र्स की तादाद में इजाफा, हाफ सेंचुरी हो गई। अब आपको क्या लग रहा है? एक तो बजट हो गया, जिस तरह पाकिस्तान तरीके इंसाफ पर उम्मीद है, अब आपको लग रहा है कि ये अगले साल तक भी जाएगा, एक और बजट भी ये देंगे जिसमें आवाम को रिलीफ दे के फिर इलेक्शन में जाएंगे ताकि एक फेस सेविंग होगी, या ये मामलात ज़्यादा चल नहीं पाएंगे और इवेंचुअली जल्दी इलेक्शंस पे जाना पड़ेगा? क्या राय है आपकी? देखिए, असल में मेरी राय में तो ये है कि ये अपोजिशन जमातें इसके लिए तैयार नहीं थी। एक गवर्नमेंट को, सियासी जमात को मैंडेट मिला होता है 5 साल के। तो अब ऐसे हालात जैसे बुखारी साहब ने बताया, बशर बुखारी साहब ने, कि इनको लास्ट लेग में आके इकोनॉमी को भी रन करना पड़ रहा है, मुल्क को भी रन। अब अपोजिशन जो है वो इक्तिदार में आ गई है और इक्तिदार वाली जमात अपोजिशन में आ गई। अपोजिशन का काम होता है होप जनरेट करना। तो ये बुखारी साहब और आप अरसलान एग्री करेंगे कि पाकिस्तान की तारीख में पहला इलेक्शन होने जा रहा है जहां दोनों की परफॉर्मेंस कार्ड वोटर के हाथ में होगा। पीटीआई जो 3 साल 8 महीने रही और अब जो साल के करीब ये गवर्नमेंट रहेगी, तो होप कौन जनरेट कर पाएगा? उसके लिए कि गवर्नमेंट की बहुत कॉन्शियस है कि हमने कोई ऐसे इश्यूज नहीं देने जिसकी वजह से लोगों में मायूसी हो, और जिस कदर हमारे पास किटी में स्पेस है हम रिलीफ दें। लेकिन जो क्राइसिस है और चैलेंजेस हैं वो इमेंस हैं। इस वक्त इकोनॉमिक चैलेंज बहुत बड़ा है। फिर हर कोएलिशन गवर्नमेंट जो होती है वो अपने फैसलों में आज़ाद नहीं होती। जो आपने तादाद बताई है गुजरात, आपको एडजस्ट करना है सबको। किसी को मावन खुसूसी बनाया जा रहा है, किसी को इदारे दिए जा रहे हैं, खौज पहुंच है। तो ये तो आप बिल्कुल इनएविटेबल है कि इंतखाबात होंगे, और 6 महीने में हो या 8 महीने या 10 महीने में, दे आर राउंड द कॉर्नर। लेकिन उसके लिए उससे पहले एक बहुत बड़ा प्रेशर है गवर्नमेंट पे कि हमने किस तरह लोगों की ख्वाहिशात को पॉलिसीज में बदलना है। और इसमें फॉरेन पॉलिसी के चैलेंजेस हैं, इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं, मुल्क के अंदर जो है सूरत हाल, और जो पार्टी इक़्तिदार में आई है उनकी ये भी कोशिश है कि हम रिलीफ लें। मसलन मुस्लिम लीग नून में कि हम अगर रिलीफ लें तो नैब लॉ में जो तब्दीली है या दूसरी कुछ तब्दीलियाँ तो मेरिट पे है, लेकिन कुछ तब्दीलियाँ या कुछ हुकूमती इक़दाम जिससे ये तासर हो कि उसकी बेनिफिशरी डायरेक्टली गवर्नमेंट है, तो वो भी कोई अच्छी परसेप्शन नहीं होगी। फिर गवर्नेंस का जो मॉडल हमने देखा है इन जमातों का, कि वो 90s के माइंड सेट से बाहर नहीं निकल सकते। वो 90 की दिहाई का जो माइंड सेट है कि हमने मनमानी करनी है, हमने डिसरिगार्ड करना है रूल ऑफ लॉ का, तो ये रोज एक इसमें नए इश्यूज होंगे। लेकिन आवाम के लिए अच्छी बात यह है कि देखिए, मईशत और सियासत की जो एसेंस है वो कंपटीशन है। इस कंपटीशन में जो एक प्रेशर हमारी लीड पे पड़ रहा है, सियासी जमातों पे पड़ रहा है, दे हैव टू परफॉर्म, और उन्हें डिलीवर करना पड़ेगा और आम आदमी को रिलीफ देना पड़ेगा। उसमें अब ये भी देखिए, जो ऑयल की प्राइसेस हैं ये अब हुकूमत के कंट्रोल में नहीं है। ठीक है मलिक साहब, एक बात बताएं, अब ये जो बात आपने कही 2 महीने 10 महीने जब भी इलेक्शन होते हैं, दे आर अराउंड द कॉर्नर, बट बड़ा फ़र्क है। अगर अपने वक्त पर होते हैं इलेक्शन, देन इट्स ऑल टुगेदर डिफरेंट। जल्दी होते हैं तो क्या रीजंस होंगी? ये साथ चल पाएंगे, नहीं चल पाएंगे? पीटीआई का प्रेशर होगा, जल्दी जाना पड़ेगा, क्या वजूहात? इस पर जरा रोशनी डालें ना, आप क्या दें? मैं समझता हूँ कि जल्दी इंतखाबात हो सकते हैं, लेकिन इमरान खान साहब जल्दी इंतखाबात के लिए जो उन्होंने स्ट्रीट पे प्रेशर डालना था वो प्रेशर नहीं डाल सके। ये एक फैक्ट है। हाँ, हम उसे गवर्नमेंट की एक रुथलेस इफेक्टिव मैयर्स करें, या जिस तरह वो जलसे कर रहे थे और आवाम रिस्पॉन्स दे रहे थे और डिजिटल स्पेस थी, उसी तरह वो स्ट्रीट मोबिलाइजेशन नहीं कर सके, लोगों को गली मोहल्लों में, बाजार इकोनॉमी में मोबिलाइज नहीं कर सके। तो इस वजह से गवर्नमेंट भी परेशान थी, और मेरी इतलात के मुताबिक असम्बली तोड़ने की भी ऑप्शन सीरियसली कंसिडर हो रही थी। लेकिन जो आज़ादी मार्च हुआ उसमें पंजाब से लोगों का बाहर न निकलना, बड़े शहरों मसलन कराची से बाहर न निकलना, कोयटा से बाहर न निकलना, इसमें गवर्नमेंट को एक कम्फर्ट जोन मिल गया है। और जाहिर है कि वो ये चाहेंगे कि इंतखाबात जो हैं वो इमरान खान जल्दी होना, गवर्नमेंट की कोशिश में इमरान खान साहब के बयानिए को तकवीयत मिलेगी। तो अगर अपने टाइम पे हो तो फायदा। तो अभी तो मुझे इसका इम्कान नहीं नजर आता कि इंतखाबात जल्दी होंगे। एक तो यहाँ वेदर भी है, दूसरा जो अभी रिसेंटली इमरान खान साहब ने अपना आखिरी जो पता है वो पहले खेल लिया, लोगों को कॉल पे बुलाया, लोग आ गए,
फिर आप बी चौक में चले गए, फिर आप वहाँ से लोगों को इत्मीनान में लिए बगैर आपने फैसला किया कि हम घर वापस जाएंगे और नई डेट का ऐलान करेंगे। तो वो 6 दिन का टाइम लिया गया, 6 दिन भी गुजर गए। तो अब वो जो मुट्ठी बंद थी वो खुल चुकी है और इमरान खान साहब भी बहुत प्रेशर में। तो इसलिए ठीक है सर, पॉइंट आ गया। मैं ज़रा मुबशिर भाई की जानिब बढ़ूँ। मुबशिर साहब, कैसे देख रहे हैं आप इस वक्त? इमरान खान साहब की तरफ तो हम आएंगे, वो दोबारा से मैं राय लेता हूँ। पहले मुझे ये बताएं कि इस मखलूत हुकूमत के पास क्या ऑप्शंस हैं? अब चलना है, कैसे चलना है? अब तक तो चल ही रहे हैं, चलते रहेंगे। पंजाब बड़ी डिले हो गया, चीज़ें वहाँ पर फाइनलाइज नहीं हो रही। फिर इश्तिहार सोशल मीडिया पर चल रहे हैं कि पंजाब के वज़ीर ख़जाना कौन होंगे, वो तलाश गुमशुदा का इश्तिहार है, नहीं पता किसी को। तो ये कितना ये आपको बात जमती हुई दिखाई दे रही है इस वक्त, और कितना आप समझते हैं कि ये चैलेंजेस से निमट पाएंगे अगर ये चल पाते हैं? अरसलान भाई, बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन तो है, लेकिन ज़ाती तौर पे मैं ये महसूस करता हूँ कि रूलिंग कोalition को और उनके तमाम स्टेक होल्डर्स को इस वक्त ये एहसास है कि चूँकि वो एक स्लोगन दे चुके थे कि कितने भी मुश्किल हालात हों हम जो है ये चैलेंज कबूल करते हैं और उसके बाद हम मिलके काम करेंगे, मुल्क को इस बहरान से निकालेंगे जो मुआशी बहरान है, और फिर उसी के तनाजुर में जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी और अभी तक थोड़ी बहुत है। तो ये जो मामला है मुझे नहीं लगता कि ऐसे वक्त पे कोई भी बैकआउट करेगा, कुछ भी हो जाए। ये देखिए, जब इतना बड़ा कोalition होता है और जिसमें आप देखें राइट, लेफ़्ट, सेंटर, अल्ट्रा राइट, अल्ट्रा लेफ़्ट जमातें शामिल होंगी, तो वहाँ पे डिफरेंसेस का आना एक नॉर्मल सी बात लेनी चाहिए। और उसके बाद हमेशा से ये तो एक बड़ा कोalition है, पार्टीज़ के अंदर अख्तिलाफ हो जाते हैं, पोर्टफोलियोज़ के ऊपर पार्टी के अंदर अख्तिलाफ़ात हो जाते हैं जब कैबिनेट बन रही होती है। जैसे हमने देखा इमरान खान साहब के साथ बहुत सारे लोगों को अख्तिलाफ़ात हुए, कुछ पार्टीज़ छोड़ गए, कुछ अपने पोर्टफोलियो से खुश नहीं रहे, कुछ जो है वो एंड तक तगदो करते रहे उन्हें मिनिस्ट्री मिल जाए। तो ये कोई अनहोनी चीज़ नहीं है पॉलिटिकल पार्टीज़ के सेटअप में। तो ये पंजाब में जो पहले डिले आता रहा वो आपको पता है, गवर्नर का ना होना एक वजह थी। अब गवर्नर चूँकि आ चुके हैं और अब फॉर्मेशन जारी है, ये टीदिंग प्रॉब्लम है और इसको भी हल कर लिया जाएगा। अब आप देखिए कि सिंध में अभी कल अनाउंस हुआ है कि मुराद अली शाह बजट पेश करेंगे। अब सिंध में तो ऐसा कोई ऐसा क्राइसिस नहीं है, लेकिन ये अपनी अपनी प्रायोरिटी होती है। मेरी इत्तलात के मुताबिक यहाँ पे जब बजट बनाने पे काम शुरू हुआ तो हमजा शहबाज शरीफ यानी चीफ मिनिस्टर को थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा था। फिर उन्होंने अपने वालिद मोहतरम से रब्ता किया और उन्होंने बताया कि जी फ़लाँ बंदे को आपने फ़लाँ जगह पे ट्रांसफ़र कर दी है, उसे वापस लाएं और बजट बनवाएं। तो इस तरह हुआ। आप देखेंगे कि उस दौरान 3-4 की पोस्टिंग्स हुई और बाकायदा कुछ बंदे जो दूसरे डिपार्टमेंट्स में भेजे गए थे उन्हें वापस बुलाया गया। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कैबिनेट वाला मामला जो है वो चैलेंज है। रूलिंग कोalition के लिए जो चैलेंजिंग चीज़ है वो आने वाले बाई इलेक्शंस हैं। अगर आप इमरान खान साहब का जो पॉपुलैरिटी क्लेम है उस पे बात करें और फिर उसके बाद रूलिंग कोalition की क्या स्ट्रेटजी है, क्या मुस्लिम लीग सोलो फ्लाइट लेना चाह रही है, और अगर उस सूरत हाल में पीपल्स पार्टी भी साथ अपने कैंडिडेट फील्ड करती है तो ऐसी सूरत हाल में रिजल्ट्स क्या हो सकते हैं ये देखना है, क्योंकि ये लिटमस टेस्ट होगा ये 20 हल्कों का इलेक्शन इमरान खान साहब के लिए भी अपनी नहीं। लेकिन सर उसमें तो मुबशिर भाई कल शाह महमूद कुरैशी साहब कुछ ज़्यादा पुरुमीद या कह लीजिए बहुत कॉन्फिडेंट मुझे नहीं उनकी कन्वर्सेशन नज़र आई जब उन्होंने मीडिया टॉक, क्योंकि वो पहले से ये बता रहे हैं कि पूरे के पूरे लोग, मशीनरी, सब चीज़ें हमारे ख़िलाफ़ हैं, हम फिर भी ये इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, और साथ ही उसी सांस में कह रहे हैं कि ये पार्टी के लिए मुश्किल वक्त है। तो फिर इससे मैं क्या एज्यूम करूँ? ये तो बॉडी लैंग्वेज नहीं है जीतने वाली ऑलरेडी। जी, शाह महमूद कुरैशी साहब से सिर्फ एक सवाल बनता था, वहाँ पे हमारे किसी दोस्त ने, यकीनन हमारे बहुत काबिल दोस्त उधर मौजूद होंगे, पूछना चाहिए था
कि ये सारी मशीनरी, ये सारा कुछ आपके पास था, और उसके बाद जो बाई इलेक्शंस आपने करवाए पंजाब में स्वाय डस्का के, जो कि इंतहाई कंट्रोवर्शियल इलेक्शन था, आप कितने जीते थे? एक सवाल तो उनसे बनता था कि उस वक्त भी मशीनरी आपके पास थी, उस वक्त आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तारीफ़ों के पुल बांध रहे थे। बात वही है, अगर आप इजाज़त दें, अगर टाइम है तो मैं थोड़ी सी मज़ीद बात खान साहब के हवाले से कर लूँ कि ये सिचुएशन क्यों है। देखिए, मैंने खान साहब पे आना है मुबशिर भाई, अभी मेरा अगला सवाल उसी पे है और इक्वल टाइम होगा। मैं मलिक साहब से पहले पूछ लेता हूं। मैं वही अर्ज कर रहा हूं कि शाह महमूद साहब के बारे में मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि वो शायद शफकत महमूद साहब के हवाले से अपना स्कोर सेटल कर रहे हैं, और ये बात भी ठीक है कि शफकत साहब जो हैं वो इतने कोई वेल कनेक्टेड नहीं रहे पंजाब में अपने MNAs और MPAs और लोकल लीडर्स के साथ। तो मैंने कुछ देखा है, वो दिखा भी रहे थे कुछ प्रॉब्लम उनकी सेहत का भी, जिसको बाकायदा दिखाया उन्होंने कैमरे की आंखें। बिल्कुल ऐसा ही है, और यही प्रॉब्लम है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बहुत वीक है, और यही मौका था जब आप अपने वोटर को और सपोर्टर को मोटिवेट करते। लेकिन लॉन्ग मार्च में ठीक है लोग निकले, लेकिन वो जिस तादाद से निकले हमने देख लिया, और अगर हम कहें कि इंतहाई इम्पार्शियल होकर हम रिपोर्ट करें तो किसी भी इनके बिग विग के साथ या बिग शॉट के साथ हमें कोई सैकड़ों से ज़्यादा बंदे नज़र नहीं आए। तो क्रिज्मा ये होता है कि कॉल के ऊपर लोग खुद आते हैं, उन्हें वो कोई हर्ड नहीं है जिन्हें एक शेपर्ड चाहिए हो ड्राइव करने के लिए, खुद आना चाहिए। लेकिन बहरहाल इनके MNAs MPAs अगर 1,000 बंदा भी निकाल लेते तो बहुत बड़ा समंदर हो सकता था। उन्होंने नहीं निकाला, क्यों नहीं निकाला, ये जब आप इमरान खान साहब के सेगमेंट पे आएंगे उस वक्त डिस्कस कर लेंगे। जी ठीक है, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, एक ब्रेक की जाने बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आकर मजीद बात करते हैं, साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक। मुबशिर भाई, ज़रा आप थोड़ी सी बात इमरान खान साहब के हवाले से कर लेते हैं। उनके पास क्या ऑप्शंस बचे हैं? वो जो अभी जिस तरह ताहिर मलिक साहब ने कहा, पहले भी बात हुई, कुछ देर कर दी उन्होंने कुछ चीज़ों में, फिर इस्लामाबाद आए, चले गए 6 दिन कहाँ हैं, फिर अदालतों के दरवाजे खटकाए, फिर अब बयानात ज़रूर देते हैं, फिर उम्मीद का भी इजहार कर रहे हैं कि अब बजट के बाद हुकूमत चली जाएगी, पर क्यों चली जाएगी, कैसे चली जाएगी, और क्या ऑप्शंस हैं जो खान साहब इस्तेमाल कर सकते हैं? जी देखिए, खान साहब का एक तो कुछ गलतियां उन्होंने मुसलसल उनसे सरजद हुई। सबसे पहली गलती तो ये कि आपको याद होगा बिलावल भुट्टो जरदारी मार्च अपना जब लॉन्ग मार्च कर रहे थे, मुसलसल वो खान साहब को कहते आए हैं कि आप असेंबली तोड़ दें। अच्छा, उनकी बात तो नहीं मानी, लेकिन जब हाथ से गेम निकल गई तो उस वक्त उन्होंने सोचा कि मुझे असेंबली तोड़ देनी चाहिए थी, और शेख रशीद साहब ने भी ये कहा कि जी मैंने उन्हें एडवाइस किया था। तो एक गलती तो उनसे वो हो गई। दूसरी गलती उनसे ये हुई कि आप अच्छे तरीके से रिज़ाइन कर जाते और आपके पास एक हाई मॉरल ग्राउंड होती, वो भी नहीं किया, बल्कि उल्टा स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर से जो फेल सरजद हुए उसको भी पार्लिमानी हिस्ट्री में कभी कोई अच्छे अल्फाज से याद नहीं किया जाएगा। और उसके बाद हम आते हैं लॉन्ग मार्च उन्होंने अनाउंस किया, लेकिन लॉन्ग मार्च अनाउंस करने के बाद वो जाके बैठ गए KP में, और उसके पीछे एक अनजाना खौफ नहीं था बल्कि जाना माना खौफ था, और वो खौफ था अरेस्ट का। अच्छा, उसके बाद ये हुआ, बजाय इसके कि आप डायरेक्टली अपने जितने पार्लियामेंट्री ग्रुप्स के लोग हैं उनसे आप डायरेक्ट राब्ते में रहें, आपने चंद लोगों पे इन्हसार किया। उसमें मैं बार बार रिपीट करता हूँ शाह महमूद कुरैशी साहब का। अगर शाह महमूद कुरैशी साहब मुल्तान में होते, वहाँ से वो लोगों को लीड करते हुए जाते, उनके पास अच्छी फॉलोअर्स की तादाद है, घोटकी में उनके बड़े मुरीद हैं, वो एक अच्छा शो बना सकते थे पंजाब से, लेकिन वो भी जाके बैठ गए पेशावर में। उसके बाद इनके जो यूथ के मोटिवेटर हैं उस्मान डार साहब, वो भी जाके बैठ गए पेशावर में, और बाकी भी लीडरशिप, और इन्होंने सुनी उन्हीं की जो मतलब इस तरह के लोग थे जो उनके साथ बैठे हुए थे, जो अवाम में नहीं थे। यहाँ से हमने देखा डॉक्टर यास्मीन राशिद हो गई, हमाद अजहर हो गए, अंदलीब अब्बास हो गई, और अपने शफकत साहब भी
कहीं कहीं, फिर फवाद चौधरी जेलम पे एक जुलूस के साथ थे। हमें ये चीज़ें नज़र आई, लेकिन हम एक्सपेक्ट यही कर रहे थे कि पंजाब के हर शहर से इनके MNA MPs टिकट होल्डर्स निकलेंगे, लेकिन वो क्यों नहीं निकले। जब उनसे बात की तो उन्होंने कहा जी जब हमारा लीडर हमें पूछता ही नहीं तो क्या करें हम, मतलब अवाम को किस मुंह से लेके आएँ, क्योंकि अवाम को लाने ले जाने उनके फूड वगैरह पे लाखों रुपया खर्च होता है और रिसोर्सेज भी कईयों के पास थे, कईयों के पास नहीं थे। हाँ साहब ने दूसरी गलती ये की कि दोबारा उनको कॉन्फिडेंस में लिए बगैर अपना धरना ख़त्म कर दिया। तीसरी गलती ये की कि उनको दोबारा कॉन्फिडेंस में लिए बगैर 6 दिन का अनाउंस किया, ना उसमें वो पार्टी लीडर्स MNAs MPs शामिल हैं पंजाब से, ना उसमें पंजाब की आवाम डायरेक्ट कंसल्टेशन में शामिल है। तो ये खान साहब से गलती हुई। अब खान साहब का मोमेंटम टूट चुका है, दोबारा वो मोमेंटम बनाना मुझे मेरी समझ से तो बालातर है, कैसे डेवलप करेंगे। एक दूसरा एक और देखें क्या डिफरेंस है कि फेडरल गवर्नमेंट अगर बदलती है तो वो है इंटरनेशनल साजिश, अमरीकी साजिश, लेकिन पंजाब में गवर्नमेंट बदली है उसके हवाले से उन्होंने कुछ नहीं कहा, बल्कि पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेने की तैयारी कर रहे हैं। अगर ये फेडरल लेवल पे साजिश थी तो फिर ये पंजाब लेवल पे भी साजिश थी। फिर आपका सेम जो तर्ज अमल था वो पंजाब असम्बली से भी होना चाहिए था, यानी कि आपके MPs को रिज़ाइन कर देना चाहिए था। यहाँ से आपने रिज़ाइन नहीं किया, बल्कि आप जो हैं वो जा रहे हैं ज़िमनी इलेक्शन के पॉइंट आ गया, यानी कि खान साहब के पास लिमिटेड ऑप्शंस हैं अब, लेकिन देखना है वो नामुमकिन को मुमकिन करने वाली एक शख्सियत है। तो अब क्या करते हैं, किस तरह से मोमेंटम दोबारा बिल्टअप कर लेते हैं, किस तरह से इतना प्रेशर डालते हैं कि चंद दिन में ये हुकूमत मजबूर हो जाए अर्ली इलेक्शंस के लिए, या फिर ये हुकूमत अपने वक्त पूरा करे और अपने वक्त पर इलेक्शंस हों। वक्त इस बात का तयन करेगा। आज के प्रोग्राम से इतनी। अरसलान खालिद को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।